यस। इज आई एम ऑडिबल? क्या मैं ऑडिबल हूं आप लोगों को? डन। सो कल की क्लास में जब हमने स्टार्ट किया था एस्टिमेशन को, ठीक है, जहां पे हमने सिर्फ सिलेबस डिस्कशन किया था, तो वहां मैंने आपको कहा था कि एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से है हमारा एस्टिमेशन जेई के हिसाब से। दूसरा कि अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए इस सब्जेक्ट को, तो आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट उतना टफ नहीं है ना। थोड़ा ही पढ़ना है और स्कोर अच्छा खासा हो सकता है यहाँ पे। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि उस सब्जेक्ट में जिसमें पढ़ना थोड़ा कम हो और स्कोर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, तो उसमें टाइम देना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी पता नहीं आपका क्या थॉट प्रोसेस है, पर मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा एग्जाम को लेके यही रहता है। वो सब्जेक्ट तैयार करना जिसका वेटेज ज्यादा हो, दूसरा वो सब्जेक्ट तैयार करना जिसमें कम पढ़ना हो और नंबर ज्यादा आ जाए। तो ये दो चीजें होती हैं किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट होने के हिसाब से। आइए एस्टिमेशन कॉस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर एस्टिमेशन की बात निकली है तो दूर तो लग जाएगी। ठीक है, एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेट, एस्टिमेशन छोड़ो, एस्टिमेशन तो प्रोसीजर हो गया पूरा। एस्टिमेट क्या होता है? एस्टिमेट बताइए मुझे। एस्टिमेट क्या होता है बच्चों? बोलो, एस्टिमेट क्या होता है? बोलिए। प्रोबेबिलिटी। और क्या होता है एस्टिमेशन? आंसर देखो, आंसर बताने में डरो मत, है ना, चैट में आंसर बताओ। गलत होगा तो गलत होगा, और क्या होगा, इससे ज्यादा कोई मारेगा थोड़ी ना यहाँ से निकल के। हाँ, गैस करते हैं हम कि भैया कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना आएगा। एनालिसिस ऑफ रेट ऑफ आइटम, ठीक है, करेक्ट है। डन। और क्या हो सकता है एस्टिमेट? एग्जाम्पल तौर पे, किसी ने आपसे पूछा यार कि एक काम करो, मुझे ना एप्पल 17 लेना है, एप्पल 17 लेना है प्रो, ठीक है, प्रो मैक्स जो आता है वो लेना है अपने को, एप्पल 17। तो उसका अंदाजन कॉस्ट कितना जाता होगा? उसने क्या कहा? अंदाजन कॉस्ट कितना, उसने ये नहीं बोला एग्जैक्ट कॉस्ट कितना जाता होगा। आप ये पूछते हो ना, अंदाजन कॉस्ट कितना जाएगा, अंदाजन, है ना। तो वो बोलता है यार देखो, अंदाजन कॉस्ट जाएगा लगभग लगभग 2.25 लाख के आसपास। ठीक है, 1,75,000, मतलब 1,75,000 जाएगा, इसको हम 2.25 लाख बोलते हैं। ठीक है, तो हमें एक अंदाजा होगा कि भाई कम से कम 1,75,000 तो मेरे पास होना चाहिए अगर मुझे ये मोबाइल खरीदने के लिए दुकान में जाना है। तो आज अगर मेरे जेब में सिर्फ 75,000 है तो मैं नहीं खरीद पाऊंगा एप्पल 17 प्रो मैक्स। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, अंदाजा ले लिया कि भाई मैं कर भी सकता हूँ अफोर्ड या नहीं कर सकता उस फोन को। सिमिलरली, जब हम किसी भी बिल्डिंग का एस्टिमेट देते हैं तो सामने वाली पार्टी हमसे क्या मांगती है? भाई एक काम करो, आप तो एस्टिमेट बताओ कि इस बिल्डिंग का प्रोबेबल एस्टिमेट कितना आएगा, कंस्ट्रक्शन का प्रोबेबल एस्टिमेट। ठीक है, एस्टिमेट के डेफिनेशन में प्रोबेबल वर्ड जुड़ा होता है बाय डिफॉल्ट, है ना। तो आप बोलते हो देखो सर मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जैक्ट तो जब चलेगा तब समझ में आएगा, पर प्रोबेबल कॉस्ट बता सकता हूँ। तो आप बोलते हैं हाँ चलो प्रोबेबल कॉस्ट ही बता दो कितना आएगा। वो आपको प्रोबेबल कॉस्ट बताता है, नियरली नियरली सर देखो 1.5 करोड़ रुपए के आसपास आपके घर का आएगा, जिस तरह से आप घर बनवाना चाहते हो। तो 1.5 करोड़ रुपए आपको, 1.5 CR आपको आएगा ही आएगा एनी हाउ। अब तुम्हारे पास अगर मान लो बैंक अकाउंट में एक्चुअली में 2.5 CR है, ठीक है, 2.5 करोड़ रुपीज आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं आज की डेट में, तो आप बोलोगे चलो ठीक है, एक काम करो, काम स्टार्ट तो करो, फिर देखा जाएगा क्या होता है। आज तुम्हारे अकाउंट में ही सिर्फ 50 लाख रुपीज हैं, तो मुझे बताओ कभी भी तुम 1.5 CR का प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाओगे? नहीं करवाओगे, कि भाई 1.5 CR का कम से कम होके भी 1.3 या 1.4 CR तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा होके भी 1.6 या 1.7 CR तक जाएगा। तो भी आपके अकाउंट में नियरली नियरली अगर 2 CR होते तो आप स्टार्ट कर सकते थे इस प्रोजेक्ट को। पर आज की डेट में तो आपके पास है ही 50 लाख रुपीज। अब 50 लाख रुपीज है, तुमने काम स्टार्ट कर दिया, तुम्हें काम बंद करना पड़ेगा, ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है ये चीज, क्योंकि अकाउंट में 50 लाख ही है। और 50 लाख में घर नहीं बनेगा, ये हम भी जानते हैं, ये तुम भी जानते हो, हाँ या ना? हाँ या ना? तो एस्टिमेट क्या होता है? एक प्रोबेबल कॉस्ट होता है कंस्ट्रक्शन का, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है। अब वो प्रोजेक्ट भले ही आपका कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या कोई और प्रोजेक्ट हो, जिसको कि हम काम के शुरू होने से पहले देते हैं, किसी भी काम के एग्जीक्यूशन से पहले जो हम कॉस्ट देते हैं किसी भी पार्टी को, वो होता है उसका एस्टीमेट। वो होता है उसका एस्टीमेट, और जो एस्टीमेट बना रहा है उसको कहते हैं एस्टीमेटर। क्या कहते हैं उसको? एस्टीमेटर। दो चीजें होती हैं, एक एस्टीमेट कि किसी भी वर्क को शुरू करने से पहले हम सामने वाली पार्टी को, या जो उसका ओनर है उस पार्टी का, या उस प्रॉपर्टी का, या उस स्ट्रक्चर का, उसको हम लोग एक प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बताते हैं, या प्रोबेबल कॉस्ट बताते हैं उस प्रोजेक्ट का। दैट इज नोन एज एस्टीमेट। और जिसने एस्टीमेट किया है, मतलब जिसने बंदे ने एस्टीमेट बनाया है, ठीक है, उसको एस्टिमेटर बोल जाते हैं। क्लियर है दोनों डेफिनेशन? दोनों डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट क्लियर है क्या?
डन। अब बात आती है कि सर एस्टिमेट तो चलो ठीक है, समझ में आया, एक अच्छा एस्टिमेट किसको बोला जाएगा बताओ मुझे। एक अच्छा एस्टिमेट अगर मुझे बोलना है तो किसको बोलेंगे, एक अच्छा एस्टिमेट। हाँ, एक अच्छा एस्टिमेट किसको बोला जाएगा बच्चों, ये बताओ मुझे, एक अच्छा एस्टिमेट किसको बोलेंगे हम जल्दी से। भाई किसी ने मुझसे पूछा कि यार एक 2 स्टोरी घर बनवाना है, तो एस्टिमेट कितना जाएगा, तो मैंने बोला 10 CR। कितना बोला, 10 CR। सामने वाली पार्टी तो भाई वैसे भी अनपढ़ गवार थी उस फील्ड की, तो उसको हमने 10 CR बोल दिया। उसने क्या किया, 2 साल तक काम ही नहीं कराया, पैसा जमा करता रहा। जिस दिन अकाउंट में उसके पास 12-13 करोड़ रुपए जमा हो गए, उसने अब मुझे बुलाया, बोला सर एक काम करिए, काम शुरू करिए। हमने काम शुरू किया, काम खत्म करा। काम शुरू होते ही खत्म भी हो गया, मतलब 1 साल 1.5 साल में काम खत्म हो गया। और टोटल कॉस्ट जो निकल के आया प्रोजेक्ट का, वो 2 CR निकल के आया। ठीक है। अब सामने वाली पार्टी आपको क्या बोलेगी पता है, अगर बेटा 2 CR का ही एस्टिमेट आना था तो आप 3 CR दे सकते थे। तो हो सकता था मैं काम आपसे 1 साल पहले ही करवाया था स्टार्ट, क्योंकि मुझे लगा कि 10 करोड़ में काम होने वाला है, इसीलिए मैंने थोड़ा इकट्ठा करने में टाइम लिया। इसीलिए 2 साल का समय लग गया घर बनने में। अगर आपको पता होता कि भाई 2 ही करोड़ रुपए लगने हैं, तो मैं तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आपसे काम करवाना शुरू कर देता, और 1 साल में मेरे पास 5 करोड़ रुपए आते तो काम खत्म हो जाता। तो अब मुझे बताओ एक अच्छा एस्टिमेट क्या होता है, अभी मैंने आपको एक अंदाजा दिया है, अच्छा एस्टिमेट क्या होता है बताओ। दिमाग लगाओ, देखो इस सब्जेक्ट में ना बहुत ज्यादा लिखने का काम नहीं है, बहुत ज्यादा समझने का काम है, पूरा फोकस होकर समझो। ठीक है। मैं भी तुम लोगों को जब सुबह सुबह पढ़ाने बैठता हूँ ना, तो बहुत दिमाग से एकदम शांति से बैठता हूँ, एकदम शांति से तुमको एस्टिमेट पढ़ाना है। बताओ क्या होता है एस्टिमेट, एक अच्छा एस्टिमेट किसको बोल सकते हैं, बताइए। एक अच्छा एस्टिमेट किसको बोलेंगे हम जल्दी से। हाँ, बताइए, एक अच्छा एस्टिमेट किसको बोला जाएगा। जो प्रोबेबल कॉस्ट जो प्रोबेबल कॉस्ट बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट करेंगे मिनिमम एरर के साथ में, ठीक है। विच गिव द बेस्ट इकोनॉमिकल टाइम एंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। नहीं, ये तो हम लोग CPM में करेंगे बेटा, रॉकेट। ये हम लोग CPM में सीखते हैं, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में सिखाऊंगा कि ऑप्टिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम टाइम कैसे निकाला जाता है किसी प्रोजेक्ट का। बेस्ट एस्टिमेट पता है किसे कहते हैं, जब आप एक्चुअली जो काम करके लेके आओगे कॉस्ट, और जो आपने बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क से पहले जो आपने एस्टिमेट दिया था, दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत मिनिमम हो। मतलब आपने सामने वाली पार्टी को एस्टिमेट दिया 2 CR का, काम जब खत्म हो गया पूरा, तो आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकल के आया वो 2 करोड़ 20 लाख निकल के आया, या 1 करोड़ 90 लाख निकल के आया। अब वेरिएशन क्या, 10-20 लाख का फर्क है। 10-20 लाख का अगर फर्क है, तो भैया आपका एस्टिमेट अच्छा है। अगर बहुत ज्यादा फर्क है, मान लो आपने 2 CR का काम किया, खत्म होने के बाद कॉस्ट निकली 2 CR की, आपने एस्टिमेट 10 करोड़ का दिया था, तो क्या डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, 8 करोड़ का डिफरेंस हो गया, तो इसको अच्छा एस्टिमेट नहीं कहा जाता। बात समझ में आ रही है मेरी, मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर है क्या। ठीक है। तो इसको हम लोग एक अच्छा एस्टिमेट कहते हैं, तो देख लो जरा डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है एस्टिमेट की। ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल टोटल एक्सपेंडिचर ओवर मटेरियल एंड द रिस्पेक्टिव वैल्यूएशन। जो भी खर्चा मटेरियल पे होने वाला है, पहले मटेरियल कैलकुलेट करेंगे कितना लगने वाला है, जैसे सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितना लगेगा, वो कैलकुलेट किया जाएगा, उसके ऊपर खर्चा कितने होने वाला है, और उस पूरे का वैल्यूएशन कितना निकलेगा, ये होता है एस्टीमेट। एस्टीमेट क्या होता है, एक प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, जो हमें पहले करना पड़ता है बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क से पहले पहले। और एक अच्छा एस्टिमेट उसी को कहा जाएगा जब उसका मिनिमम वेरिएशन हो एक्चुअल कॉस्ट से, जो मैंने आपको समझा दिया। अब एस्टिमेट क्या है, एक रफ कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ वेरियस वर्क्स एंड देयर एक्सपेंडिचर डन बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ द रिलेवेंट फील्ड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। मतलब एग्जीक्यूशन से पहले पहले की जो कॉस्ट आ रही है, उसको हमने एस्टिमेट कहा है। ठीक है। और एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेट किस पे डिपेंड करती है, कि जो एस्टिमेट बना रहा है बंदा, यानी जो एस्टिमेटर है, उसका खुद का क्या एक्सपीरियंस है। पता चला वो अभी अभी पास आउट होके आया था, आपने उसको एस्टिमेट बनाने को दे दिया, उसने अर्थ का अनर्थ कर मारा। तो अगर कोई अच्छा एस्टिमेट बनाने वाला है, एस्टिमेटर अगर अच्छा है, तो उसको एक्सपीरियंस होगा, उसकी एबिलिटी होगी उसका एस्टिमेट बनाने का, और उसकी जजमेंट पावर होगा कि काम कितने में खत्म हो सकता है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मान लो हो सकता है क्रेन टूट जाए, तो मुझे एक स्टैंड बाय में क्रेन रखना पड़ेगा। ठीक है। हो सकता है कंक्रीट जो मिक्सर है हमारा वो खराब हो जाए उस दिन जब साइट पे आए, तो एक स्टैंड बाय हमें मिक्सर भी रखना पड़ेगा। तो ये सब मिला जुला के जो आपका बनाता है, वो एस्टिमेटर एक एस्टिमेट बनाता है। वो एस्टिमेट अच्छा कब होगा, जब उसका मिनिमम वेरिएशन होगा एक्चुअल कॉस्ट से। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर होती है क्या, बताइए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहीं रोक लो, वहीं पूछो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको ऐसा लगता है तो। डन। ठीक है।
चलिए अगला। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेट पे। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट पे हमने कल भी चर्चा की थी कि आपको टोटल 9 टाइप के एस्टिमेट पढ़ाने वाला हूं मैं यहाँ पे। प्रिलिमिनरी, प्रिंस एरिया, क्यूब रेट, अप्रोक्सीमेट, डिटेल्ड, रिवाइज, सप्लीमेंट्री, एनुअल रिपेयर एंड एक्सटेंशन एस्टिमेट। ये एक करके मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा और सारे के सारे आपके काम के होंगे, ठीक है। आइए, ये हमारा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है। जब कोई बताएगा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट को करने का कारण क्या होता है, कोई भी एक आप में से क्यों करना है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, बताओ। हम्म, बताइए। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्यों करें, करें तो करें क्यों। बताइए, क्यों किया जाए प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, अंदाजा मारो। चलो दो फोटो दिखाता हूँ। एक फोटो तो ये दिख गई आपको, एक फोटो ये दिख गई, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है। अब यहां से कुछ दिमाग में बढ़ना चाहिए कि भाई प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्यों करें। इट इज डन फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट इन कंसर्न डिपार्टमेंट। बिल्कुल करेक्ट है रॉकेट, एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही है। भाई किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आपको टेक्निकल सैंक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रिलिमिनरी एस्टिमेट देना पड़ेगा। इसका एग्जांपल समझ लो, मैं हर बार कॉमन एग्जांपल देता हूँ, वो बहुत सटीक पड़ता है, इसलिए आपको एग्जांपल दूंगा। मान लो आपके स्टेट में सीएम होंगे, सीएम होंगे ना, चीफ मिनिस्टर। तो आप सीएम के पास गए और बोले सर देखो मेरे को ना क्या है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, एक डैम बनवाने का है, किसके ऊपर, नर्मदा नदी के ऊपर। बोलो बना हुआ है ऑलरेडी, छोड़ो ना, तुमको एक और बनाना है एक्स्ट्रा, तुम मेरी बात मानो, एक्स्ट्रा एक और बनाना है। तो बोलो सर मेरे को ना अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर एक और मुझे क्या बनाना है भैया, डैम बनाना है। और डैम में जो कॉस्ट जा रही है वो जा रही है 100 करोड़ रुपीस। ठीक है। तो कृपया इसको टेक्निकल सैंक्शन दे दीजिए ताकि मैं काम को आगे बढ़ा पाऊं। आप ये प्रोजेक्ट लेके गए अपने सीएम के पास, चीफ मिनिस्टर के पास। अब मुझे कॉमन सेंस से बात बताना है, कॉमन सेंस की बात। क्या चीफ मिनिस्टर इसको पास भी करेगा, इस प्रोजेक्ट को? क्या चीफ मिनिस्टर इस प्रोजेक्ट को पास करेगा क्या, बताओ। कभी नहीं करेगा, जीवन में कभी भी नहीं करेगा। कारण है उसका, 100 करोड़ रुपए उसके लग रहे हैं। वो 100 करोड़ का वो अपने पास रख लेगा तो कम से कम वो नहीं नहीं करते करते भी 10 बड़े बड़े आलीशान बंगले खरीद लेगा, 10 10 करोड़ के, है ना। तो 100 करोड़ कभी भी वो आपके लिए टेक्निकल सैंक्शन करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, नहीं करेगा वो। ठीक है। अब यहाँ पे आपको उसको घुमाना पड़ेगा, जैसे अपने को नेता लोग घुमाते हैं ना, वैसे अब आपको घुमाना पड़ेगा। कैसे घुमाना पड़ेगा, देखो। आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट तैयार करना पड़ेगा बढ़िया सा। और उसमें आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट आया 100 करोड़, मैंने कॉस्ट नहीं चेंज किया, मैंने कॉस्ट वही रखा। अब यहाँ पे आपको कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स लेके आने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर मैंने डैम बना दिया और डैम से अगर मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया तो वो कितना जनरेट होता है, तो एक साल में आपने कहा कि भैया लगभग लगभग हम 25 CR का तो एक साल में हम इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट कर देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, कौन सा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो वैसे ही हम एक टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे बनाएंगे बढ़िया सा, और जो सालाना यहाँ से हमको रेवेन्यू जनरेट करके देगा 50 CR का। ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक म्यूजियम, एक लाइट शो, ये सब करवाएंगे, तो इससे भी लगभग लगभग, और आजू बाजू का एरिया और डेवलप करेंगे, गार्डन्स वगैरह बना देंगे बढ़िया। कुछ और मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स बना देंगे साइड में, तो लगभग लगभग वहां से भी हमको एक एवरेज 50 CR के आसपास निकल के आ जाएगा। ठीक है। और ये सब एक साल के अंदर अंदर आपका कवर हो जाता है, 1 ईयर के अंदर अंदर ये आपको मिलेगा, एक साल के अंदर अंदर। अब आप जाओगे, अब आप गवर्नमेंट के पास जाओगे, मतलब गवर्नमेंट क्या, सीएम के पास जाओगे, बोलोगे सर एक डैम बनवाना है, किसके ऊपर, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। ठीक है। वो बोलेगा अभी तो भगाया था तुझे, फिर आ गया तू मुंह उठा के। बोला मुंह उठा के आया हूँ पर कुछ अच्छा आपके लिए लेके आया हूँ, कुछ आपके लिए बढ़िया चीज लेके आया हूँ। वो बोलेगा क्या बढ़िया लेके आया भाई बता। तो तुम बोलोगे देखो सर 100 करोड़ रुपीज आपसे मांग रहा हूँ डैम बनाने के लिए। बोलेगा अभी के अभी निकल कमरे से बाहर, कौन बोलेगा, सीएम। तुम बोलोगे "था, थोड़ा सब्र तो रखो, कुछ चीज बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सुन लो ध्यान से। बोलना सर 100 करोड़ तो मैं आपसे ले रहा हूँ आज, पर इसके अगेंस्ट में मैं आपको आने वाले 5 साल के अंदर अंदर 500+ करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दूंगा यहाँ से। अब उसकी आंखें ना चौंधी आ जाएंगी, एकदम से चौंधी आना मतलब समझते हो, एकदम फटी की फटी रह जाएंगी ऐसे आंखें। बोलेगा 500 करोड़ रुपए 5 साल में। बोलेगा कैसे, बताओ। तुम उसको समझाओगे कि सर देखो, यहाँ से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगी वो मिनिमम से मिनिमम 25 CR आपको देखे जाएगी। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट को बेचते भी हो तो। ठीक है। जो यहाँ पे आप टूरिस्ट स्पॉट बनाओगे वहां से 50 CR आना ही आना है, मिनिमम से मिनिमम। और बचा हुआ एरिया हम डेवलप कर देते हैं और भी यहाँ पे चीजें बनाते हैं, तो 50 CR वहां से आ जाएगा। मतलब लगभग लगभग आप 1.25 CR हर साल इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ से, 1.25 CR।
तो अगर इसी रेट से आपकी गवर्नमेंट 5 साल के लिए रहने वाली है, तो अगर आप 5 साल तक इसको इसी तरह से चलाएंगे तो लगभग लगभग आप 6 लाख से ज्यादा कमा जाएंगे। ठीक है, फिर भी 600 करोड़ से ज्यादा कमा जाएंगे। फिर भी मैंने आपको सिर्फ 500 प्लस करोड़ का आपको बताया कि मिनिमम से मिनिमम 500 करोड़ तो आप कमा ही लोगे। ठीक है, सीएम को समझ में आ जाएगा भाई पैसा कमाने का तरीका है ये। सीएम क्या करेगा, तुरंत इसको टेक्निकल सैंक्शन दे देगा। क्या दे देगा, तुरंत इसको टेक्निकल सैंक्शन दे देगा और आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा सैंक्शन। अब आप प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट हमेशा बनाया जाता है टेक्निकल सैंक्शन लेने के लिए। ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, जो भी अथॉरिटी है उसे टेक्निकल सैंक्शन मांगने के लिए प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बनता है। क्लियर है बात? अच्छा, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट का एकदम डिटेल्ड एस्टिमेट होता है क्या? नहीं, ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ही होता है। एक प्रोबेबल कॉस्ट बताते हो आप कंस्ट्रक्शन की, तो इसीलिए लिखा भी हुआ है देखो। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट का काम क्या था? इट इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू डिसाइड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड पॉलिसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। भाई, क्या सीएम के पास 100 करोड़ रुपए हैं, और अगर हैं तो क्या वो डालेगा उसके अंदर? एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन देता है आपको? ये किस पे डिपेंड करेगा? प्रिलिमिनरी एस्टिमेट पे। अब कहाँ कहाँ यूज होता है ये? तो सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में हम प्रिलिमिनरी एस्टिमेट का इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट में करते हैं, पावर जनरेशन प्लांट में करते हैं। ठीक है, जो कि आपको प्रोबेबल इन्वेस्टमेंट भी बताता है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, और साथ में क्या बताता है, बेनिफिट्स भी बता देता है कि भैया इस प्रोजेक्ट से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर आपको बेनिफिट समझ में आता है तो आप आगे बढ़िए, नहीं समझ में आता तो टेक्निकल सैंक्शन दीजिए ही मत। तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट का काम ही होता है टेक्निकल सैंक्शन लेना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। क्लियर हो गई बात? ये इतनी बात क्लियर होती है जल्दी से? बताओ। डन। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है भाई? हम्म। थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है ना, थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसे समझा भी वैसे रहा हूँ कि आपको स्टोरी के फॉर्म में याद हो जाए। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि भैया इसको टेक्निकल सेंक्शन के लिए करते हैं, पता चला आप ही भूल गए। एग्जाम्पल देके इसलिए समझाता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आते हैं हम। अगला है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। अब प्लिंथ एरिया एस्टिमेट को समझने से पहले प्लिंथ एरिया को समझना पड़ेगा, तो मैं आपको पहले प्लिंथ एरिया समझा देता हूँ। ये रहा प्लिंथ एरिया। किसी भी बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया क्या होता है उसको समझना। मान लो ये बिल्डिंग का आउटर टू आउटर डायमेंशन, तो मैंने आउटर टू आउटर डायमेंशन नाप लिया यहाँ पे, और ये मैंने आउटर टू आउटर डायमेंशन नाप लिया। मान लो ये 10 मीटर था और ये 5 मीटर था, तो 50 मीटर स्क्वायर का टोटल हमारे पास प्लिंथ एरिया आ गया। कितना आ गया? 50 मीटर स्क्वायर का। तो क्या बोलता है, प्लिंथ एरिया क्या है? बिल्ट अप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग measured at floor level. It is calculated by taking the external dimension of the building at the floor level, excluding the plinth offset if any. तो आपको एक्सटर्नल डायमेंशन लेने हैं बिल्डिंग के, सिर्फ अगर कोई ऑफसेट बाहर की तरफ निकला हुआ कैंटिलीवर ऑफसेट है तो उसको छोड़ देना। अब यहाँ पे कुछ चीजें और माइनस करनी पड़ती हैं। क्या क्या होता है? कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड होता है ना हमारे घर में, आंगन होता है, आंगन उससे माइनस करना पड़ेगा। बालकनीज को माइनस करना पड़ेगा, और पोर्चेस को भी माइनस करना पड़ेगा। जो कैंटिलीवर्ड होते हैं उसको इसमें हम इंक्लूड नहीं कर सकते। कैंटिलीवर कैसे होते हैं? आपने वो अल्ट्राटेक का एड देखा है? एक एड आता है जिसमें वो एक तरफ कॉलम रखता है और ऐसा पूरा का पूरा पोर्च का स्लैब बना देता है, देखा है? और उसके नीचे कार पार्क होती है, अगर आपने देखा हो तो। इसके नीचे कार पार्क होती है, अगर आपने देखी हो तो इस एड को। देखा है क्या ये वाला एड? बताओ। हाँ। तो अगर ऐसा कोई आपके पास कैंटिलीवर्ड पोर्च है तो उसको आपको इंक्लूड नहीं करना है अपने प्लिंथ एरिया में, उसको आपको एक्सक्लूड करना है। तो सारे ओपन एरिया से एक्सक्लूड हो जाते हैं, सच एज कोर्टयार्ड यानी आंगन, बालकनीज, पोर्चेज, ये सबको हमको इंक्लूड कर सॉरी एक्सक्लूड करना पड़ता है प्लिंथ एरिया में से। ठीक है, और अगर बालकनीज और पोर्चेज आपके, मान लो ये पोर्च अगर आगे निकल के ऐसा गया होता और यहाँ कॉलम पे सपोर्टेड होता, तो फिर हमें इसको इंक्लूड करना पड़ता मेजरमेंट में। अगर ये दोनों तरफ सपोर्टेड हो जाएगा हमारा पोर्च या स्लैब, तो हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे प्लिंथ एरिया में। अगर नहीं हो रहा है, सिर्फ कैंटिलीवर्ड है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। कैंटिलीवर्ड के केस में हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। दिखाई दे रहा है ये? इसी नोट में लिखवाया भी हुआ है, बालकनीज एंड पोर्चेज विच आर सपोर्टेड ऑन कॉलम आर इंक्लूडेड एंड कैंटिलीवर प्रोजेक्शंस आर एक्सक्लूडेड। तो प्लिंथ एरिया कैसे निकालेंगे? एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग लीजिए, उसमें से सारे ओपन एरिया, कोर्टयार्ड, बालकनी, पोर्चेज, इन सबको माइनस कर दीजिए, आपको प्लिंथ एरिया मिल जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अब देखो, अगर प्लिंथ एरिया आपको मिल गया तो आपको निकालना है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। तो प्लिंथ एरिया जनरली क्या होता है भैया? जितना भी हमारा एरिया है एक्सक्लूडिंग हमारा कोर्टयार्ड, बालकनी एंड पोर्च, उसको हम प्लिंथ एरिया बोलते हैं। अब मान लो आपके पास, अभी तो आपका घर बना नहीं है,
आपका घर बनना था एक्स सोसाइटी में, कहाँ बनना था, एक्स सोसाइटी में, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। आपका सोसाइटी का नाम था एक्स सोसाइटी, ठीक है, और आपको यहाँ पे अपना घर बनाना था। अभी आपका घर बनना शुरू नहीं हुआ, अभी आपके पास अपने घर का सिर्फ और सिर्फ क्या है, घर के आपके पास मैप्स हैं, मैप सॉरी मैप्स बोलना बेकार है, प्लान है, एलिवेशन है, ये सब आपके पास अवेलेबल है। आपने क्या किया, अपने घर का प्लान उठाया और तुरंत आपने एक्सटर्नल डायमेंशन नापा और ओपन एरिया को माइनस कर दिया, और आपको प्लिंथ एरिया मिल गया। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अपने घर का प्लिंथ एरिया मिला 200 मीटर स्क्वायर का, कितना मिला, 200 मीटर स्क्वायर का। अब आपको कॉस्ट निकालनी है अपने घर की कि भैया प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना आता है। आप क्या किए, आपकी ही सोसाइटी में, एक सोसाइटी में इस बंदे ने घर बनाया था, अभी अभी नया घर बनाया था इस सोसाइटी में, एक सोसाइटी में इस बंदे ने, और लगभग इसके स्पेसिफिकेशन और आपके घर के स्पेसिफिकेशन मोर और लेस सेम है। मतलब आप अपना 2 स्टोरी का घर बनाना चाह रहे हो, ये भी 2 स्टोरी का घर बनवा बनवा चुका है। ठीक है, आपके घर की जो डिजाइनिंग थी लगभग लगभग इसके घर की डिजाइनिंग भी उसी हिसाब से थी। तो लगभग लगभग इसने भी सेम का सेम घर बनवाया हुआ है आपकी सेम की सेम सोसाइटी में। तो आप इसके पास गए और इससे आपने पूछा, सर एक बात बताइए, पहले तो नॉक करोगे डोरबेल, ये बाहर आएगा, ठीक है, तो आपने सब पूछा, सर एक बात बताइए आपके घर का टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना था। तो इसने बोला देखो भैया, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो था सीओसी, वो था 1 करोड़ रुपीज का, कितना था, 1 करोड़ रुपीज का। फिर तुमने से पूछा सर आपके घर का प्लिंथ एरिया कितना है। तो इसने बोला देखो मेरे घर का प्लिंथ एरिया है 500 मीटर स्क्वायर का, कितना है, 500 मीटर स्क्वायर का। तो आप तुरंत यूनिट रेट निकाल लो कि भैया अगर 1 मीटर स्क्वायर का प्लिंथ एरिया है तो उसके लिए कॉस्ट कितना लगेगा, तुरंत निकाल लो यूनिट रेट। यूनिट रेट तुरंत निकाल लो, कितना निकाल लो यूनिट रेट, भैया 1 करोड़ है, मतलब 10 टू द पावर 7 है, डिवाइडेड बाय 500 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, तो कॉस्ट आ जाएगा पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, कॉस्ट आ जाएगा पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, कितना आएगा भैया, तो ये आता है कितना, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, 500। तो ये लगभग 20,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, 20,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आया। किसका, आपकी लोकेलिटी में सेम का सेम स्पेसिफिकेशन घर के बनाने, घर को बनाने में। ठीक है, अब आपका प्लेन एरिया कितना था, आपके केस में प्लेन एरिया कितना था, 200 मीटर स्क्वायर था। आपका प्लॉट एरिया थोड़ा छोटा है तो आपका 200 मीटर स्क्वायर का, तो आपका प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना आ जाएगा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट के हिसाब से। तो आपका 200 मीटर स्क्वायर का आपका प्लॉट एरिया है या प्लिंथ एरिया है, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, 20,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 20,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर आपका प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया। ठीक है, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 200, दिस दिस विल गिव यू कितना, 40 लाख रुपीज। ठीक है, तो 40 लाख में आपका पूरा का पूरा घर बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आई, आ गई बात, 40 लाख में आपका घर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आपने प्लिंथ एरिया एस्टिमेट निकाल लिया, ये आपने प्लिंथ एरिया एस्टिमेट निकाल लिया। इजी था या डिफिकल्ट था बताओ, इजी था या डिफिकल्ट था, जल्दी से। इजी था, ठीक है, एक बार इसको देखो, ठीक है, पूरा पढ़ो। मैं 1 मिनट में आया, ठीक है, फिर हम लोग आएगा क्यूब रेड एस्टिमेट देखेंगे।
ठीक है भाई, तो समझ में आ गया ये पूरा। अगला, अब है क्यूब रेट एस्टिमेट नेक्स्ट। देखो, क्यूब रेट में हम क्या गए, सेम बंदे के पास गए, यही बंदा है, थोड़ा सा क्या हो गया, पतला हो गया तो ऐसा दिखने लग गया। सेम बंदे के पास गए आप, आपने कहा देखो प्रभु, कॉस्ट आपने बताया था 1 करोड़ रुपीज, तो मैं आपसे कॉस्ट नहीं पूछ रहा हूँ। प्लिंथ एरिया आपने अपने घर का बताया था मुझे कि 500 मीटर स्क्वायर है। आप ये बता दो कि आपकी एक स्टोरी की हाइट कितनी है, एक स्टोरी की हाइट कितनी है। थोड़ा गुस्सा हो गया, देखो तुम बार बार इसको डिस्टर्ब कर रहे थे, ठीक है, बट उसने अपने घर की हाइट बता दी आपको, एक स्टोरी की 3 मीटर की एक स्टोरी है मेरी। आपने तुरंत क्या किया, प्लिंथ एरिया को मल्टीप्लाइड कर दिया स्टोरी से, तो आपको वॉल्यूम मिल गया, क्यूबिक कंटेंट मिल गया। वॉल्यूम कह लो या क्यूबिक कंटेंट कह लो, क्यूबिक कंटेंट कह लो। कितना आ गया ये, 5 × 3 1500 मीटर क्यूब का क्यूबिक कंटेंट आ गया। अब यहां से यूनिट रेट निकाल लो। अब यहां से यूनिट रेट निकाल लो कि भाई 1 क्यूबिक मीटर बनाने में कितना कॉस्ट जाएगा। तो निकाल लो यहाँ से क्यूबिक यूनिट रेट निकालो। यूनिट रेट, तो यूनिट रेट आएगा भैया, 1 करोड़ है मतलब 10⁻7 है, और 1500 क्यूबिक मीटर का आप सॉरी 1500 क्यूबिक मीटर का क्यूबिकल कंटेंट है। रेट निकाल लो कितना आता है। लगभग लगभग आया ही है, 6666.67, है ना, पर क्यूबिक मीटर, इतना रुपए आपको 1 क्यूबिक मीटर के लगेगा। तो आपने क्या किया, आपके पास आपके घर का प्लिंथ एरिया था 200 मीटर स्क्वायर, और आपके पास आपके घर का एलिवेशन भी था, ये तो आपने प्लान से कैलकुलेट किया था। आगे घर के पास आपके घर के पास आपके घर का आपके पास एलिवेशन भी था। तो ये आपने एलिवेशन से क्या किया, अपने यहाँ की हाइट पढ़ ली, और आपके यहाँ की हाइट भी 3 मीटर ही थी। तो आपका क्यूबिक कंटेंट कितना आ गया, आपका क्यूबिक कंटेंट आ गया 600 मीटर क्यूब का। अब आपको कॉस्ट निकालनी है बेस्ड ऑन द क्यूबिक कंटेंट। तो कितना आ जाएगा, 600 क्यूबिक मीटर तो आपका टोटल क्यूबिकल कंटेंट आया, और रेट चल रहा है 6666.67 रुपीज पर क्यूबिक मीटर का रेट चल रहा है। तो क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर गया, आंसर आता है कॉस्ट का, कितना आता है आंसर जरा बताना। हम्म, कितना आता है, ऑलमोस्ट आता है 40 लाख। 40 लाख ही आएगा वो, अगर आपने थोड़ा राउंड ऑफ किया है, इसलिए ऐसा आ रहा है 40 लाख आया। तो देखो कॉस्ट पिछले वाले में भी इतनी आई थी, इसमें भी इतनी आ रही है, सेम ही आई कॉस्ट, क्योंकि आप क्यूबिक कंटेंट के हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका क्यूब रेट एस्टिमेट होता है। अब क्यूब रेट एस्टिमेट में दिक्कत कहाँ जाती है, अगर मान लो आपकी स्लैब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और फ्लोर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो इस केस में तो क्या करोगे आप, इधर जो हाइट कैलकुलेट करोगे एच, वो हाइट, और इधर जो आप कैलकुलेट करोगे एच, वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो यहाँ एवरेज हाइट भी कितनी आ जाएगी, एच एवरेज भी कितना आ जाएगा, एच ही आएगा। तो ठीक है, वो तो आपने ले लिया यहाँ पे। पर मान लो किसी दिन ऐसा हो जाए, किसी दिन ऐसा हो जाए कि आपका जो ये है स्लैब है, जैसे आपने ऑडिटोरियम वगैरह में देखा होगा, स्लैब हमारा इंक्लाइंड होता है ना, इंक्लाइंड स्लैब होता है हमारा, अगर आपने ऑडिटोरियम वगैरह में देखा हो तो। और ये आपका फ्लोर होता है। अब यहाँ आप अगर हाइट नापते हो, तो यहाँ हाइट आ रही है H1, यहाँ हाइट आ रही है H2। तो कौन सी हाइट लें हम, यहाँ पे हम कौन सी हाइट लेते हैं, यहाँ एवरेज हाइट हम लेंगे एच एवरेज, वो कितना हो जाएगा, H1 + H2/2। ठीक है, बस ये याद रखना, इन केस ऑफ स्लोपी हमारी स्लैब या फ्लोर के केस में हमें एवरेज हाइट कंसिडर करनी पड़ेगी। यहाँ तो हम सेमी हाइट ले सकते हैं अगर हमारा दोनों चीज एकदम फ्लैट है तो यही चीज यहाँ लिखवाई हुई है, पढ़ लीजिए। इट इज बेस्ड ऑन दी, it is prepared on the basis of cubical content of the building. The cube rate is found from the cost of similar building having similar specification and construction in the locality. Plinth area multiplied by the height of the structure represent the cubical content of the building, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर व्हेन रूफ इज फ्लैट, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ फ्लोर टू द टॉप ऑफ रूफ लेवल, ये हम निकाल चुके हैं। व्हेन रूफ इज स्लोपिंग, एवरेज हाइट इज कंसीडर्ड, एवरेज हाइट को कंसीडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं होता है क्यूब रेट में, फाउंडेशन इंक्लूड नहीं होता, प्लिंथ इंक्लूड नहीं होता, पैरापेट, पैरापेट आपने देखा होगा ना, आपकी छत पे एक 3 फीट की एक वॉल बनाई जाती है ताकि कोई बच्चा अच्छा गिर ना जाए नीचे स्लैब से। ठीक है, तो फाउंडेशन, प्लिंथ, पैरापेट, अबव रूफ आर नॉट इंक्लूडेड इन क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग। क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग में ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं करते। क्लियर है ये बात, ये बात क्लियर होती है, बताइए।
डन। अब आते हैं अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट। एक बार बताओगे अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी होना क्या चाहिए, लगभग लगभग अंदाजा मारो क्या होना चाहिए अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी। देता हूँ 2 मिनट का समय, करो सॉल्व, बताओ मुझे क्या होगा। क्या होना चाहिए बच्चों अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी? बताओ मुझे। फिर से आप सेम बंदे के पास जाएंगे, जिस बंदे के पास आप पहले गए थे, जो आपकी सोसाइटी में रहता था। आप उसे बोलेंगे कॉस्ट तो देखो मुझे पता है 1 करोड़ रुपए है तुम्हारे घर का। तुमने मुझे प्लेन एरिया बता दिया, हाइट बता दी। अब एक काम कर दो लास्ट, इसके बाद मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। बोलेगा चल बता भाई क्या करना है। तुमने उसको बोला कि देखो मुझे अपने घर के ना ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी आपकी रनिंग मीटर, जितने भी वॉल्स हैं उनकी रनिंग मीटर लेंथ बता दो। थोड़ा वो गुस्सा हुआ तो उसने आपको बता दिया कि भाई मेरे घर में जो ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी वॉल्स हैं उसकी रनिंग मीटर लेंथ आती है 100 मीटर की। ठीक है, आपने बोला ठीक है। अब आपने यहाँ से यूनिट रेट निकाल लिया भैया, 1 करोड़ रुपीस था और 100 मीटर की रनिंग मीटर वॉल लेंथ, तो 10 टू द पावर 5 रुपीज पर मीटर आपका कॉस्ट निकल के आ गया। अब आपने क्या किया, आपके पास तो आपके घर का प्लान था। प्लान पे आपने अपने आउटर वॉल का डायमेंशन नाप लिया रनिंग मीटर में, और आपके वॉल का लेंथ आया, रनिंग मीटर लेंथ आपका आया एग्जाम्पल तौर पे 40 मीटर। कितना आया? 40 मीटर आया आपके घर का रनिंग मीटर लेंथ। आपके यूनिट रेट था, आपके रनिंग मीटर लेंथ है, आप कॉस्ट निकाल सकते हैं अपने घर का। कितना आ जाएगा? 40 मीटर आपका रनिंग मीटर लेंथ था और कॉस्ट आई थी 10 टू द पावर 5 रुपीज पर मीटर। मीटर मीटर गया, कितना आ गया भैया? 40 लैक्स आ गया क्या? बताओ क्या 40 लैक्स आ गया फिर से? तो ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट। देख लीजिए यहाँ पे, in this estimate total length of wall is found in running meter and this total length is multiplied by the rate per running meter of wall which is found out from the cost of similar building। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालते हैं अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट। जितने भी एस्टिमेट अभी तक पढ़ा है मैंने आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूबिक रेट एस्टिमेट, ठीक है, देन आपका प्लिंथ एरिया, सॉरी, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट एंड देन द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। ये सारे के सारे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है, ये सही आंसर नहीं देते हैं, ये अप्रोक्स आंसर देते हैं। तो बोलो सही, सही आंसर कौन देता है? सही आंसर देता है डिटेल्ड एस्टिमेट, एकदम करेक्ट आंसर देगा डिटेल्ड एस्टिमेट। कैसे देता है सर डिटेल्ड एस्टिमेट एकदम करेक्ट आंसर? देखो, डिटेल्ड एस्टिमेट क्या करता है ना, हर चीज की डिटेलिंग करता है। मतलब वो देखिएगा बीम बनाना है हमें, तो बीम में क्या क्या लगेगा? सबसे पहले बीम में लगेगी स्काफ फोल्डिंग, फिर बीम में लगेगा सेंटरिंग, फिर बीम में जाएगा कंक्रीट, फिर बीम में जाएगा रिइंफोर्समेंट, फिर बीम में जाएगा कंक्रीट मिक्सर, फिर जाएगा बीम में आपका कंक्रीट वाइब्रेटर, फिर जाएगा लेबर, फिर जाएगा मेसन, फिर जाएगा भिस्ती। इस तरह से वो सारा चीज कैलकुलेट करेगा कि एक आइटम को बनाने में क्या क्या चीजें लगने वाली हैं, क्या क्या चीजों में मटेरियल गिन लेगा वो। ठीक है, आपकी मशीनरी गिन लेगा और लेबर गिन लेगा, सब गिन लेगा वो, और उसको यहाँ पे नोट डाउन करेगा एक एक करके कि भैया कितना यूनिट अपने को एक्सकेवेशन करना है, क्या रेट है, उसके हिसाब से हमने मल्टीप्लाई किया और टोटल अमाउंट निकाल दिया। जब इस तरह आप एक एक चीज की डिटेलिंग करके लाते हैं, वो बनता है डिटेल्ड एस्टिमेट। और सबसे ज्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट किसी एस्टिमेट को माना जाता है तो वो होता है डिटेल्ड एस्टिमेट हमेशा। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट कहीं किसी भी एस्टिमेट में देखोगे आप जिसको माना जाता हो तो वो होता है डिटेल्ड एस्टिमेट। अच्छा, डिटेल्ड एस्टिमेट में आप देखिए, यहाँ पे इसने रेट लिया है, हर आइटम का रेट। जैसे सीमेंट का एक बोरी का रेट रेट कितना है,
रेत 1 क्यूबिक मीटर में जो सैंड आती है आपकी, 1 क्यूबिक मीटर में क्या उसका कॉस्ट आ रहा है? कोर्स एग्रीगेट है तो उसका 1 क्यूबिक मीटर का कॉस्ट कितना आ रहा है? फॉर्म वर्क है तो उसका कितना कॉस्ट आ रहा है? ये सारा कॉस्ट हम लेते कहाँ से? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमको ये सारा का सारा रेट देता है, बताओ? कहाँ से हम रेट उठाएंगे सारे के सारे रेट कहाँ से उठाए जाएंगे? क्योंकि हर जगह तो अलग अलग है ना भाई। मैं एक दुकान में जाऊंगा तो सीमेंट की बोरी का रेट बोलेगा 300 रुपये, अगले के यहाँ जाऊंगा 350 रुपये, अगला 400 ही रुपये ना बोल दे। तो भाई हर चीज का रेट तो हर दुकान में अलग अलग है। तो हम एक स्टैंडर्ड रेट कहाँ से लें, बताओ? बिल्कुल नहीं है एलजे। CPWD तो बिल्कुल भी नहीं। PWD भी नहीं। कहाँ से लें हम ये रेट? क्वेश्चन तो ये है, ये रेट कहाँ से लें ठाकुर? कहाँ से लें ये रेट, बताओ? APSR ये क्या होता है? हम्म। APSR क्या होता है? जॉन एस कोलोन। केडी। केडी कहाँ से करेक्ट है? SOR से लिए जाते हैं सारे रेट। ठीक है, किससे लेते हैं? SOR। ठीक है, SIR नहीं कहा है मैंने, SOR कहा है। ठीक है, SOR का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ऑफ रेट्स। शेड्यूल ऑफ रेट्स। ठीक है। बोलो कहाँ मिलता है ये, कौन सी दुकान में मिलता है? किसी दुकान में नहीं मिलता। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना SOR होता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट होगा तो उसका अपना एसओआर होगा, PWD होगा तो उसका अलग होगा, रेलवेज के लिए उनका अलग एसओआर होता है। हर डिपार्टमेंट के पास अपना अपना एसओआर होता है जो हर साल रिवाइज करते हैं ये लोग। और उस रिवीजन के बाद जब भी आप उस डिपार्टमेंट का एस्टिमेट बनाएंगे, डिटेल एस्टिमेट, तो सारे रेट आपको एसओआर से लेने पड़ेंगे। कई बार तो टेंडर खुलता भी एसओआर के बेसिस पे कि जो एसओआर का रेट है उससे आप कितना परसेंट हाई हैं या उससे आप कितना परसेंट लो हैं। एसओआर से मतलब एसओआर को अगर आपने मान लिया एक्स, तो कितने टाइम्स ऑफ एक्स हैं आप अगर ज्यादा है 10 टाइम्स तो 1.1x हो गए आप। अगर आप कम है 10% तो आप हो गए कितना, 0.9x हो गए आप। ठीक है, तो एसओआर के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है कि कितना आप या कितना डाउन चल रहे हैं आप। क्लियर है? बताइए। डन बच्चों, समझ में आई बात ये? इतनी बात समझ में आती है? अब डिटेल्ड एस्टिमेट बनाना है तो सर एक एक क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें। मैंने कहा बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो डिटेल एस्टिमेट में आपको हर एक ही डिटेल में कैलकुलेट करनी पड़ती है। एग्जांपल के तौर पे आपको लेंथ, वेट, हाइट सब कुछ एकदम एक्यूरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, एक होता है सेंटर लाइन मेथड। बस इसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल को, सेंटर लाइन मेथड को। ठीक है, दोनों बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बहुत ध्यान से सुनना। अब लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल और अगर सेंटर लाइन मेथड पढ़ना है तो इसके लिए कुछ डायग्राम्स को देखना पड़ेगा। मैं एक पेज ऐड करता हूँ यहाँ पे और फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ उस चीज को। एक पेज बस ऐड कर लेने दो मुझे। चलिए, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं आपके सामने एक प्लान बना रहा हूँ बिल्डिंग का। मेरे ख्याल से आपको लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों दिखाई दे गई होंगी, हाँ या ना? अब इसका इंटरनल डायमेंशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि ये आपका 5 मीटर है और ये आपका 3 मीटर्स है। 5 और 3 मीटर्स का ये है आपकी कहानी। और ये जो आपकी वॉल दिख रही हैं, ये वॉल्स हैं पूरी, ये 0.2 मीटर की हैं चारों तरफ, इधर 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 सब तरफ, चारों तरफ ये 0.2 मीटर्स की हैं।
अब हमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड लगाना है यहाँ पे, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। अब अगर मैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड की बात करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, सीरियल नंबर, ठीक है, फिर लिखूंगा आइटम्स, फिर उसके नंबर्स, ठीक है, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी हाइट और उसकी क्वांटिटी यहाँ पे। एंड देन अगर कुछ रिमार्क लिखना है तो वो यहाँ लिख दूंगा लास्ट में। दो सीरियल नंबर होंगे मेरे पास, 1 और 2। एक होगा मेरे पास लॉन्ग वॉल और एक होगा मेरे पास शॉर्ट वॉल। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो तो यहाँ हमें दो लॉन्ग वॉल दिखाई दे रही है और दो शॉर्ट वॉल। ये वाली वॉल दिख रही है आपको, अगर मैं एंड टू एंड लेता हूँ तो ये मेरी पूरी लॉन्ग वॉल हो गई, दिखाई दे रही है ये आपको, ये पूरी लॉन्ग वॉल हो गई, हाँ या ना। इसको वॉल नंबर 1 बोलता हूँ मैं। और अगर ये लॉन्ग वॉल है तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये भी लॉन्ग वॉल है, हाँ या ना। कैलकुलेशन में दिख रहा है, ये भी वॉल नंबर 1 ही है हमारी। तो मेरी लॉन्ग वॉल कितनी हो गई, तो दो नंबर में ही लॉन्ग वॉल हो गई, क्योंकि एक लॉन्ग वॉल ये है, एक लॉन्ग वॉल ये है। अब शॉर्ट वॉल दिखाई दे रही होंगी आपको, जो बच गई है शॉर्ट वॉल है। ये आपको दिखाई दे रही होंगी, ये आपको शॉर्ट वॉल दिखाई दे रही है, हाँ या ना। इसको वॉल नंबर 2 कह देता हूँ। ये वॉल नंबर 2 हो गई हमारी शॉर्ट वॉल। ठीक है, ये भी हमारी शॉर्ट वॉल हो गई। तो शॉर्ट वॉल हमारी कितनी हो गई, दो नंबर ऑफ हमारी शॉर्ट वॉल हो गई। तो अगर मैं लॉन्ग वॉल की बात करूँ तो दो नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल हो गए, दो नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल हो गए। अच्छा, अब लेंथ निकालनी है लॉन्ग वॉल की। ठीक है, लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालनी है, तो लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी हो जाएगी, जरा ध्यान से देखते हो अगर यहाँ से आप, तो लॉन्ग वॉल की लेंथ आउटर टू आउटर नापोगे आप, कितनी हो जाएगी, 5 + 0.2 इधर +0.2 इधर, तो 5.4 हो जाएगी क्या, बताओ मुझे। क्या 5.4 मीटर बनती है लॉन्ग वॉल की लेंथ। और शॉर्ट वॉल देखो कितना है, 3 मीटर का ही है, क्योंकि आपको इसको इंटरनल टू इंटरनल नापना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना ही है सिर्फ। तो 3 मीटर हो गई, तो लॉन्ग वॉल की लेंथ हो गई 5.4 मीटर की, शॉर्ट वॉल की लेंथ हो गई 3 मीटर की। विड्थ, आपको विड्थ दिखाई दे रही है, वॉल कितनी है, 0.2 मीटर की विड्थ है, तो 0.2 मीटर की विड्थ रख दी मैंने। और हाइट मैंने निकाला कहाँ से, एलिवेशन थे, यहाँ एलिवेशन नहीं बनाया मैंने, तो वो 3 मीटर मिला मुझे, 3 मीटर वो मिला, 3 मीटर वो मिला। ठीक है, अब आप इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए लेंथ विथ हाइट और टोटल नंबर ऑफ वॉल्स को, तो मल्टीप्लाई करो कितना आता है भैया, 2 × 5.4 × 0.2 × 3। ठीक है, ये कितना है, 6.48 क्यूबिक मीटर, सॉरी 6.48 क्यूबिक मीटर आ गया आपका लॉन्ग वॉल। शॉर्ट वॉल निकाल लो, और शॉर्ट वॉल कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 0.2 × 3, ये आ गया 3.6 क्यूबिक मीटर। समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ उसको सॉल्व, ये बात समझ में आ रही है सबको। तो इस तरह से आप सारे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल और सारी चीजें निकाल लेंगे कैलकुलेट करके यहाँ पे। दिस इज द लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। क्लियर। अब आइए सेंटर लाइन मेथड और समझाता हूँ आपको, देखना जरा ध्यान से सेंटर लाइन मेथड को। कोशिश मैं ये करता हूँ कि आपको पूरा समझा दूं ढंग से। ठीक है, थ्योरी में मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मेरे को ये है कि प्रैक्टिकली आपको कितना समझाया जा सके। थ्योरी तो क्या है, बहुत आसान होती है इसकी, लिखवाना 2 मिनट का काम है, लिखवा के आगे बढ़ भी जाऊंगा। पर समझ में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। अब देखो, ये हमारी पूरी की पूरी हमारी ये थी, क्या बोलते हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। ये 5 मीटर ही रखा है मैंने आज, और ये भी 3 मीटर ही रखा है मैंने आज। ठीक है, मैं डायमेंशंस को चेंज नहीं कर रहा हूँ, और 0.2 मीटर की ही वॉल है, 0.2 मीटर की वॉल है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, वापस से वही कहानी, सीरियल नंबर, आइटम, नंबर्स, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी एंड रिमार्क, ये 3 चीजें लेनी है मुझे। सीरियल नंबर में अगेन दो नंबर आएंगे, क्योंकि दो वॉल्स आइडेंटिकल है, ये वॉल नंबर 1 आइडेंटिकल है और ये वॉल नंबर 2 आइडेंटिकल है। तो मैंने वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 2 को यहाँ पे लिख दिया, आइटम नंबर वॉल नंबर 1, वॉल 1, और ये हो जाएगा वॉल 2। अब शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल नहीं रखने का, दो दो नंबर की वॉल है ये। अब विड्थ हमें पता है 0.2 की है, तो बताने की जरूरत नहीं है, हाइट 3 की पिछले में भी हमने देख लिया था, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन है मुद्दा लेंथ का। अब लेंथ निकालना आपको सेंटर टू सेंटर लेंथ, तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे सेंटर इतना ही डायमेंशन होगा इसका, और यहाँ पे सेंटर इतना ही डायमेंशन होगा। तो ये आपको पूरा का पूरा लेंथ निकाल लेना है कि आपका वॉल नंबर 1 की लेंथ कितनी है सेंटर टू सेंटर, ये। ठीक है, और सिमिलरली आपको यहाँ पे सेंटर मार्क करना है, और यहाँ पे भी सेंटर मार्क करना है ये। और आपको ये वाली लेंथ निकाल लेनी है, कितनी होगी, ठीक है, और ये लेंथ निकाल लेनी है। दिस इज दी फर्स्ट वॉल। अब अगर सेकंड वॉल को आप देखते हो, तो सेकंड वॉल के लिए अगर आप देखते हो तो आपके पास ये, आपके पास हाफ डायमेंशन है इसका।
ठीक है, और इधर भी आपका हाफ डायमेंशन ये है, इधर भी आपका हाफ डायमेंशन इतना हो जाएगा, और यहाँ भी आपका हाफ डायमेंशन लगभग इतना हो जाएगा। और यहाँ पे आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरे को। ठीक है, ये आपकी लेंथ ऑफ वॉल नंबर टू बनेगी, लेंथ ऑफ वॉल नंबर टू बनेगी यहाँ पे, ये पूरी लेंथ ऑफ वॉल नंबर टू बनने वाली है टिल हियर। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, अगर सेंटर टू सेंटर लेंथ देखता हूँ तो पॉइंट टू का आधा इधर, यानी पॉइंट वन इधर से और पॉइंट वन इधर से 5.2 मीटर हो जाती है क्या ये, बताइए मुझे, यहाँ तक की सेंटर टू सेंटर। और अगर इसका सेंटर टू सेंटर नापोगे तो कितना हो जाएगा, थ्री था इधर, पॉइंट टू बाई टू यानी पॉइंट वन 3.2 मीटर की यहाँ पे विड्थ आ गई इसकी, या फिर लेंथ ऑफ हमारी वॉल नंबर टू आ गई। ठीक है, बस अब यहाँ पे इंसर्ट करना ही बच गया। पहले वाले में 5.2 आई है, इधर वाले में 3.2 आई है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है, 2 × 5.2 इंटू .2 इंटू 3, दिस विल बी 6.24 क्यूबिक मीटर, 6.24 क्यूबिक मीटर। ठीक है, नेक्स्ट 2 × 3.2 इंटू 3.84 क्यूबिक मीटर ये आ गया। अब दोनों को जोड़ देंगे आप तो टोटल आपको फर्स्ट वॉल और सेकंड वॉल की लेंथ मिल जाएगी, कितनी आ रही है, देखो, 3.84 प्लस 6.24, 10.08 क्यूबिक मीटर आ गया। अब मुझे बताओ कहीं गलती कर गए हैं क्या इसमें, बताइए, कहीं गलती कर गए हैं क्या, अगर आपको दिख गया हो तो, अगर आपको दिख गया हो तो कहीं गलती कर गए क्या इसमें, बताओ मुझे, बताओ कहीं गलती कर गए क्या इसमें, बताओ जल्दी से। हाँ, गलती कर गए हैं। अगर आपको अभी तक भी दिखाई नहीं दिया है तो मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो, हर कॉर्नर में हमने ये वाले चार हिस्से तो कैलकुलेट ही नहीं किए, ना तो वॉल नंबर वन में ना तो वॉल नंबर टू में दिखाई दे रहे हैं ये चार हिस्से, देखिए ये चार कॉर्नर के हिस्से, तो ये चारों तो कैलकुलेट ही नहीं किए। और अगर आप देखो जरा ध्यान से, अगर आप जरा ध्यान से देखो तो आपको एक चीज और दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इतना सा हिस्सा, ये वाला, ये दो बार कैलकुलेट हो गया है, ये दो बार कैलकुलेट हो गया, एक बार वॉल नंबर वन में भी हो गया, एक बार वॉल नंबर टू में भी हो गया। इधर देखो, ये वाला हिस्सा ये भी दो बार कैलकुलेट हो गया, वॉल नंबर वन वॉल नंबर टू में। यहाँ देखो ये वाला हिस्सा ये भी वॉल नंबर वन वॉल नंबर टू में डबल कैलकुलेट हो गया, और ये वाला हिस्सा देखो, ये भी वॉल नंबर वन और वॉल नंबर टू में डबल कैलकुलेट हो गया है। तो अगर दिख रहा हो तो कॉर्नर्स में हमने कुछ एरियाज कैलकुलेट ही नहीं किए, कुछ एरिया हमने डबल कैलकुलेट करे थे। हम क्या बोलते हैं, हमको इसको कम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना ये कैलकुलेट हुआ होगा उतना ही यहाँ हमने कैलकुलेट नहीं किया, मतलब कंपनसेट कर जाएगा इस वाले एरिया को। तो ये क्या होगा, इसको हमने दो बार कैलकुलेट कर लिया तो इसको नहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो भी चल जाएगा, कि दोनों का एरिया नियरली नियरली सेम होता है। इसी वजह से हमारा ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है पूरा का पूरा कैलकुलेशन। ठीक है, समझ में आई बात, बात समझ में आती है। तो दोनों मेथड आपको दिखाए मैंने। सेंटर लाइन मेथड क्विक होता है, एक्यूरेट होता है, बट थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, कहाँ पे, कॉर्नर्स पे। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ एरिया आपका अनकैलकुलेटेड रह जाएगा। ठीक है, जो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कुछ एरिया डबल कैलकुलेट हो जाएगा। वेरियस लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड जो है वो रिलेटिवली लंबा मेथड है, बट हाई अटेंशन नहीं चाहिए। तो पीडब्ल्यूडी कौन सा यूज करती है, आज भी पीडब्ल्यूडी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को इस्तेमाल करती है ना। थोड़ा लंबा मेथड है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, बट कॉर्नर पे कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, सीधा करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। समझ में आ गई बात, क्लियर है, डन। तो आज के लिए इतना ही रखें, है ना। अच्छा रुक जाओ, अभी अभी बचा है, थोड़ा बचा हुआ है, अभी रुको। अब जो भी डेटा आपने लिया उसको मेजरमेंट शीट और एब्स्ट्रैक्ट शीट में भरना पड़ता है। मेजरमेंट शीट में क्या भरोगे, यहाँ पे आपने सीरियल नंबर डाल दिया, यहाँ पे आप डालोगे लॉन्ग वॉल, यहाँ डालोगे शॉर्ट वॉल, कितनी क्या यूनिट थी इसको नापने की, इसमें कितने नंबर्स थे, तो दो नंबर ऑफ वॉल यहाँ थे, दो नंबर ऑफ वॉल यहाँ थे। यहाँ लेंथ विड्थ हाइट डाल दो, लेंथ विड्थ हाइट डाल दो, यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, क्वांटिटी आ गई, खत्म। करें रिमार्क है तो रिमार्क डाल दो। अब एब्स्ट्रैक्ट शीट में क्या करेंगे, वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो ऊपर हमने किया है, किसमें, मेजरमेंट शीट में। तो वॉल नंबर वन डाला, वॉल नंबर टू डाला, पर्टिकुलर में लॉन्ग वॉल डाला, पर्टिकुलर में शॉर्ट वॉल डाला, यूनिट में आपने दो दो वॉल डाल दी, क्वांटिटी में आपने जो कैलकुलेट किए यहाँ क्वांटिटी उसको डाल दीजिए, दोनों पे उसको रेट आप एसओआर से ले लीजिए, और क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर दिए, यूनिट से मत मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि यूनिट हम पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके थे। क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करिए, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको रिमार्क लिखना हो रिमार्क लिख दीजिएगा।
तो मेजरमेंट शीट और एब्स्ट्रैक्ट शीट दोनों बनानी पड़ेगी आपको डिटेल्ड एस्टिमेट के अंदर। हाँ वो अलग बात है, आज की डेट में दोनों को मिला के एक ही शीट बोल देते हैं हम लोग। ठीक है। पर पहले के जमाने में दो अलग अलग शीटें आया करती थी डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने के लिए। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? डन। तो अब आएगा जो है हमारा रिवाइज एस्टिमेट, वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, आज नहीं करेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है और थोड़ा शांति से पढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? डन। कल आपका टाइप्स ऑफ एस्टिमेट और टाइप्स ऑफ एरिया खत्म हो जाएंगे। फिर परसों आपको